अब जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर्स को जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे जो कोडल एजेंसीज हैं उन्होंने हमारे को बना के दे रखा हुआ है। आपने क्या करना है, मटेरियल को आपने उनमें से कोई भी आपको सेक्शन होगा वो आपने पिक करना है एज पर योर सुटेबिलिटी। जहां पर भी आपको सुटेबल लगे वहां पे आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अब सुटेबल लगे कैसे अब बात होगी वो हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन सा मटीरियल या कौन सा शेप का जो आपका कंपोनेंट डिजाइन करके आपको दिया है वो कहां पे सुटेबल है, वो वहां से पता लग जाएगा मेरे को। अब हमारे को ये तो जानकारी होनी चाहिए कि जो बेसिक जो आपके स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रक्चर के सेक्शंस आपके पास अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम लोग जब स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेक्शंस होती हैं जो हमारे को दे रखा हुआ है। उन्हीं स्टैंडर्ड सेक्शंस को यूज करते हुए हमारे को स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? अब जो गिवन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जो गिवन स्टैंडर्ड आपके सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और थोड़ी बहुत उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन बेसिकली माइल्ड स्टील का बनता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे बीम सेक्शन के बारे में। बीम सेक्शन मतलब ऐसे सेक्शन जो बीम में बेसिकली काम आते हैं। ठीक है जी, स्टील की बात कर रहे हैं हम लोग। बीम सेक्शन, बीम सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात आती है ISLB। ISLB दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISLB क्या है आपके पास? ISLB क्या है आपके पास? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ये तो सीधा दिख रहा है ना नाम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम की अगर हम बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है आपकी कैसी रहती हैं? दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम एट द रेट ऑफ 300, एट द रेट ऑफ 300, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 300 इसको बोलते हैं हम लोग। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 300, ISLB 300 at the rate of 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर, एट द रेट ऑफ 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब क्या है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो यार, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम की बात करें तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है। दिस इज योर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। देखो यार, जब हम स्टील सेक्शन की बात करते हैं तो स्टील सेक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास रोल्ड सेक्शन, एक होता है आपका बिल्ट अप सेक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जनरली हम लोग जो है बिल्ट अप सेक्शन की जब हम बात करते हैं या रोल्ड सेक्शन की बात करते हैं, यूजेज इनका कैसा है? अवेलेबिलिटी के मुताबिक। जहां पर भी आपके पास जो भी सेक्शन अवेलेबल है उसको यूज करना है, क्योंकि हमारे को इकोनॉमी को भी देखना है ना। बट हाँ, सेफ्टी के साथ कंपेरिजन हम लोग, सेफ्टी के साथ हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ध्यान रखना। दो फैक्टर्स होते हैं जब हम लोग चीजों को डिजाइन करते हैं, एक होता है आपका इकोनॉमी, एक होता है सेफ्टी। हमेशा प्रायोरिटी हम लोग सेफ्टी को रखते हैं, फिर जाके इकोनॉमी आएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि सस्ता पड़ रहा है तो हम लोग पहले उसी को यूज कर लें, सेफ्टी जाए बाढ़ में। बात समझ रही? ऐसा नहीं करेंगे। प्रायर हमेशा हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? सेफ्टी को देंगे, इकोनॉमी को नहीं देंगे। इकोनॉमी हमारी बाद में आती है। ठीक है, चलिए देखिए जरा तो क्या होता है। तो देखो यार, हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम के बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम की बात करें तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है। देखो यार, ऐसा जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ऐसा जो आपके पास देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रोल्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? रोल्ड सेक्शन। कौन सा सेक्शन? रोल्ड सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके इंडस्ट्रीज में बनकर आती है आपके पास ये। ठीक है, तो इस टाइप का आपका सेक्शन है, दैट इज योर रोल्ड सेक्शन। तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम का डायमेंशन देखो जरा, क्या बोला इसने?
300। 300 क्या है आपका ओवरऑल डेप्थ। 300 क्या है आपका ओवरऑल डेप्थ। दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ अगर मैं वहां पे दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ। बोल रहा है कि ये डेप्थ कितना होगा सर, 300 mm का ये डेप्थ होगा। कितने का डेप्थ होगा सर, ये 300 mm का डेप्थ होगा। और फर्दर आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर का अगर आप लोग ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम लेकर आओगे तो उसका वेट कितना होगा, 0.41 किलो न्यूटन का वेट होगा इसका। बात समझे कि नहीं समझे यार। अगर 1 मीटर आप लोग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम लेके आओगे तो वेट कितना होगा, 0.41 किलो न्यूटन होगा। ओवरऑल डेप्थ कितना होगा इसका, और 300 mm का ओवरऑल डेप्थ होगा इसका। बोलो बात क्लियर है, यस और नो। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम आपका यूज कहां पे किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम आपका यूज कहां पे किया जाता है, या कौन से मेंबर की तरह यूज किया जाता है। ये आपकी जो रूफ होती है, इंडस्ट्रियल रूफ जो होती है, उसके बीम्स की तरह इसको यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है इसको, यूज्ड एज अ बीम, यूज्ड एज अ रूफ बीम इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा पर्लिन्स की तरह भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पर्लिन्स की तरह भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। व्हाट इज पर्लिन्स, पर्लिन्स क्या होती है, हाँ सही बोल रहे हो, नहीं भावनाएं तो बिल्कुल सही है आपकी, फीलिंग तो बिल्कुल सही है। और कोई एलोबरेट करेगा, बोलो पर्लिन्स क्या होती है, किसको सपोर्ट करती है पर्लिन, रूफ, हाँ आपका भी फीलिंग सही है। रूफ कवरिंग मटेरियल्स, पर्लिन्स क्या होती है, पर्लिन्स बेसिकली बीम होती हैं जो रूफ कवरिंग मटेरियल, अरे जिसके ऊपर चादर लगाते हैं हम लोग, देसी भाषा में चादर ही बोलते हैं ना उसको हम लोग, टीन जो भी है, सही है ना। जो जो आप लोग छत लगाते हो लोहे का, लोहे के छत के ऊपर लोहे का एंगल लगाते हो, एंगल वगैरह लगाते हो आप लोग बहुत सारे, इसके ऊपर आप लोग टीन लगाते हो, जो टीन को सपोर्ट कर रहा है वो क्या हो गया, पर्लिन हो गया अंग्रेजी में। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पर्लिन क्या हो गया, दैट इज बीम सपोर्टिंग रूफ कवरिंग मटेरियल। रूफ कवरिंग मटेरियल, अब देखो ध्यान से सुनो, अब देखो ये कौन सा बीम है, ये वो बीम है जो रूफ कवरिंग मटेरियल को ले रहा है। अरे रूफ कवरिंग मटेरियल का वेट होता है कुछ, इतना ज्यादा नहीं होता है ना, बोले यार ऐसा नो, हल्की सी पतली सी शीट तो है वो। तो इसका मतलब आईएसएलबी कहां पे लगाएंगे, जहां पे लोड कंपैरेटिवली क्या हो, कम हो। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा कि जहां पे आपका लोड कम है कौन सा बीम लगाएंगे, कौन सा सेक्शन यूज करोगे, 4 ऑप्शन दे देगा, आईएसएलबी, आईएसएमबी, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा लगाना है आपको, आईएसएलबी लगाना है। मैंने बोला था कि आज पहले क्लास से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखना। और पहला पेज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं जेई में, कैरेक्टरिस्टिक्स से सीधे क्वेश्चन बनते हैं जेई में। पॉइजन रेशियो पूछ लेता है, प्लास्टिक स्टेज इलास्टिक स्टेज दोनों में स्टील का, शियर मॉडुलस पूछ लेता है, बाकी डेंसिटी तो है ही है, एस्टिमेशन में भी कर रखा है हमने डेंसिटी के बारे में बात समझ आ रहा है कि नहीं यार, तो सब जगह यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे यूज करेंगे, वेयर लोड इज लेस, कहां पे यूज करना है हमारे को, वेयर लोड आर लेस, जहां पे आपका लोड कम होगा वहां पे आपका आईएसएलबी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम आपका यूज होने वाला है सर, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम आपका यूज होने वाला है सर। समझे बात को, बोलो यार सुनो, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट बीम। अगला आपका जो बीम सेक्शन है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर आईएसएमबी। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज योर आईएसएमबी। क्या मतलब है इसका, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, कैसा बीम,
इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है जी। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम की बात करें तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अगर अब इस सेक्शन को ध्यान से देखो तो हम लोग एक सेक्शन कहां से देख रहे हैं, हम लोग ये फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, समझ रहे हो, लेंथ में नजर आएगा आपको ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको काट के फ्रंट से देख रहे हैं, पहली बात। अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो हम लोग यहां पे कुछ एक्सेस यहां पे मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाई वाई एक्सेस है एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एक्स एक्स एक्सेस, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। जब हम इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम की बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम को हम लोग यूज करते हैं किसके तरह, इसको हम लोग यूज करते हैं फ्लोर बीम्स के तरह। इसकी तरह यूज करते हैं हम लोग, इसको फ्लोर बीम्स की तरह यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस सेक्शन की तो इस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट काफी ज्यादा होता है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी कम। अब समझ में नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बात है। देखो यार, जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, इसका मतलब उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना मुश्किल। मतलब ये बीम ऐसे नहीं घूमेगा, ये बीम ऐसे घूमेगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट। समझे बात को। जैसे इसको पूरे लेंथ में ला दिया आपने, इसको पूरे लेंथ में ले जाओ आगे, समझे बात को, आई बात समझ। इसको करो पूरे लेंथ में आगे ले जाओ, इसको जब पूरी लेंथ में आगे ले जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर लोड लगाओ, ऐसे ऐसे लोड लगाओ तो ऐसे ये कम मुड़ेगा, ऐसे नहीं मुड़ेगा, बट जो लेटरली आराम से मुड़ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मतलब ऐसे ऐसे ये बहुत कम घूमेगा, ऐसे ये आराम से घूम जाएगा, क्योंकि वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मतलब वाई के अबाउट घूम सकता है ये ऐसे, एक्स के अबाउट नहीं घूमेगा ये। बात समझे बात। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे देखो एरिया, इतना बड़ा सेक्शन को रोटेट करना पड़ेगा इसके अबाउट। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हम जानते हैं, अच्छा अगर आपने बचपन में याद किया हो तो आपने बचपन में देखा होगा कि आपका ऐसे ऐसे बनाया होता था सर, ये वाई एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस होती थी, याद आई बात। अच्छा फिर हम बोलते थे कि सर यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं सर हम लोग, ठीक है सर, ये डिस्टेंस होगा सर वाई, ये छोटा सा डी ए सर, ठीक है जी। हम एक काम करते थे सर, एक बार हम लोग क्या करते थे, वाई इंटू डी ए करते थे, आपको सीजी मिल जाता था समेशन करके, और फिर हम लोग क्या करते थे, वाई स्क्वायर इंटू डी ए करते थे, यहां से आपको मिल जाता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां से क्या समझ में आया मेरे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ए। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप हम लोग कट करेंगे, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है पूरे सेक्शन का एरिया तो कैपिटल ए होगा ना, तो वाई स्क्वायर इंटू ए करूंगा तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। वाई के आपके पास डिस्टेंस, किसी भी एक्सिस से उस पर्टिकुलर एरिया के सीजी का डिस्टेंस होता है बेसिकली। ये बातें डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, बोलो यार, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बात क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए, समझो मैं आपको यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखो यार, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि सर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज्यादा बोल रहा हूं तो इसका मतलब वाई का मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस,
जितना ज्यादा y का वैल्यू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। पहली बात सही बात है कि नहीं है? बोलो यस और नो। जो भी एरिया आप लोग ले रहे हो उस एरिया का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा रेफरेंस एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। एक तो डिस्टेंस, दूसरा वो एरिया। एरिया भी अगर काफी ज्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दोनों अब आ जाओ इधर। ये आपका एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, समझो बात को। ये वो एरिया है ऊपर शेडेड वाला एरिया, ये आपका डिस्टेंस है। बोलो यस और नो। ये डिस्टेंस, ये जो एरिया है, ये एरिया देखो जरा काफी ज्यादा एरिया है वाई डिस्टेंस पे, तो अभी सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मतलब रेजिस्टेंस आएगा आपको। बोले यस और नो। अच्छा, दूसरा ये वाई एक्सिस है, अब समझो आप ध्यान से, ये आपका वाई एक्सिस है। बोलो यस और नो। वाई एक्सिस के तो साथ में ये सारा एरिया। अगर मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कंपेयर करूंगा तो एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, एरिया ज्यादा है और दूर भी है इस एक्सिस से, इसको घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए जनरली जब हम ISMB की बात करते हैं तो ISMB का क्या होता है कि जो IYY है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY इज लेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस इज लेस, बट हम लोग क्या करते हैं, देखो यार मैंने बोला कि ये ISMB को हम लोग यूज करेंगे फ्लोर्स की तरह, फ्लोर बीम की तरह यूज करना है हम लोग उसको। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें लेटरल बकलिंग होगा। समझ लो बात को? ये बीम है ना, ऊपर देखो ध्यान से, ये बीम है ना, ये बीम बोल रहा हूं कि मैं ऐसे झुक जाएगा ये, अगर मैं ISLB का यूज करूंगा। ऐसे नहीं झुकेगा, ऐसे नहीं झुकेगा, ऐसे को जाएगा ये, लिटरली ऐसे घूमेगा ये है मतलब कहने का। समझ रहे हो बात को? ऐसे नहीं झुकेगा ये, ऐसे को चला जाएगा ये। अब लेटरल स्टेबिलिटी भी तो चाहिए हमारे को, सही बात है। अब लेटरल स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपर वाला फ्लेंज है इसको हम लोग कास्ट कर देंगे कंक्रीट के अंदर। इसको किसके अंदर कास्ट कर देंगे हम लोग? कंक्रीट पकड़ लेगा इसको। अब जाए जरा वाई में कहीं, अब नहीं जाएगा वाई में भी ये। समझ रहे हो बात को? तो फिर IYY को कैसे इंक्रीज करेंगे हम? जो ऊपर वाला फ्लेंज, इसको फ्लेंज बोलते हैं, ये वेब होता है। समझो बात को? बोलो यार, नो। दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेब, दिस पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट? फ्लेंज। ये आपका बॉटम फ्लेंज है, ये आपका टॉप फ्लेंज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ेगा YY का, क्योंकि YY की वैल्यू कम है ना एक्स एक्स के कंपैरिजन में। बोलो यार नो। अब क्या करेंगे हम लोग चतुराई, इसको कास्ट कर दो कंक्रीट के अंदर। बोले बात क्लियर है कि नहीं है? फिर जाके हम लोग इसको फ्लोर बीम की तरह यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो लेटरली क्या प्रोवाइड करेंगे हम उसको? अब टेक्निकल भाषा यूज करूंगा, लेटरली रीस्ट्रेन करेंगे हम उसको। अब इसको बोलते हैं लेटरल रीस्ट्रेन। लेटरल मतलब समझो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये हो गया लेटरल। समझ रहे हो बात को? ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये हो गया लेटरल। तो लेटरली उसको जाने से रोकेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात को? बोलो यार सुनो। ये आपका क्या है, ये मान लो ये बीम है, इसको बाहर निकाल दिया मैंने, ये आपके पास ये आई सेक्शन ये बना हुआ है, ठीक है जी। मैंने बोला कि ये बीम ऐसे बेंड होगा, ये ऐसे बेंड नहीं होगा। वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। वाई एक्सिस के अबाउट बेंड नहीं होगा, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक्स है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट बेंड नहीं होगा। ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट बेंड हो जाएगा आराम से। यही तो लेटरल स्टेबिलिटी है ना, यही तो लेटरल है। तो ये लेटरल स्टेबिलिटी को रोकना है, ऐसे ना जाए। यहां से भी कास्ट कर दो, यहां से भी कास्ट कर दो, अब जाए जरा इधर को। समझ रहे हो बात को यार? यही बात हो रही है। तो जब हम ISMB की बात करते हैं तो ISMB का जो YY एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रिलेटिवली कम होता है कंपैरिजन टू XX एक्सिस। एक्स एक्सिस का ज्यादा क्यों है? क्योंकि एरिया दूर भी है और ज्यादा भी है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए याद करो, बेस्ट सेक्शन बीम के लिए आई सेक्शन होता है बेंडिंग के अगेंस्ट। बेंडिंग के लिए बेस्ट सेक्शन क्या पढ़ा है हमने? आई सेक्शन। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वाई आपका ज्यादा दूर है न्यूट्रल एक्सिस से। जितना ज्यादा एरिया आपका दूर होगा न्यूट्रल एक्सिस से, उतना ज्यादा क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उतना ज्यादा आपको जो रेजिस्टेंस मिल जाएगा बेंडिंग में। बेंड नहीं होगा, इसको बेंडिंग ही तो बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। बेंड ही नहीं होगा आपका मेंबर। बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का ना? रिपीट तो नहीं करना है, ठीक है? तो ये कहानी समझ में आई? तो डायग्राम को बनाओ, फिर पॉइंट करके सारी कहानी लिखो। स्टील गर्डर के लिए सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, आईएसएमबी। आईएसएमबी सबसे ज्यादा स्टील गर्डर के लिए यही यूज किया जाता है। जब हम लोग रोड सेक्शन की बात करते हैं तो आईएसएमबी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टील गर्डर्स में, ठीक है? अच्छा, उस सिलेबस में लास्ट में लिखना, स्टील गर्डर, प्लेट गर्डर, वो सारे पढ़ने हैं हमारे को, ठीक है? वो बिल्टअप बीम्स में पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है ना? जो आपका प्लेट गर्डर हो गया, गैंट्री गर्डर हो गया, है ना? प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, वो सारा उसमें आ जाएगा। बीम, बिल्टअप बीम से लिखवाया ना, उसमें आ जाएगा वो सारा। बेसिकली वो बीम ही तो होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? ठीक है, चलो पॉइंट करके लिखो पहले। ISMB used for floor beams. ISMB used for floor beams. ISMB used for floor beams. Full stop. They have high moment of inertia about x-axis. They have high moment of inertia about x-axis. They have high moment of inertia about x-axis when compared with y-axis. When compared with y-axis, y-axis, when compared with y-axis. So lateral buckling strength of these beams, so lateral buckling strength of these beams is less. So lateral buckling strength of these beams is less. But this disadvantage can be overcome by, but this disadvantage can be overcome by laterally restraining, restraining the compression flange, overcome by laterally restraining the compression flange of the beam, restraining the compression flange of the beam, compression flange of the beam. तो लेटरली हम लोग इसको रिस्ट्रेन कर लेंगे इस तरीके से। ये कहने का मतलब है कहानी सारी। बोलो बात समझ में आ रही है? सुनो यार, ठीक है जी। अब देखो अगला जो आपके पास बीम है दैट इज ISWB। ये सारे स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं जो आपको अवेलेबल होती है, ठीक है ना? ये सारे स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं जो हमारे को अवेलेबल होती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखो, ISMB में एक और पॉइंट लिखो, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, this is the most appropriate, this is the most appropriate hot rolled Indian standard section, hot rolled Indian standard section for steel girder
इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर, अंडरलाइन करना और स्टार मार्क करना इसके ऊपर। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड इंडियन स्टील सेक्शन फॉर स्टील गर्डर। ठीक है। अच्छा, जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स या स्टील के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो दो टाइप की रोलिंग होती है, एक होती है हॉट रोल्ड, एक होती है कोल्ड रोल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब डिफरेंस क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड क्या होता है, हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस क्या होता है, दोनों के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग आरसीसी की बात करते हैं तो वहां पे जो रेनफोर्समेंट होता है वो हम लोग कोल्ड रोल्ड जो स्टील है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर यील्ड स्ट्रेस इतना ज्यादा कम नहीं होता है, आपका बढ़ जाता है बल्कि। ठीक है, चलो ये बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट, अगला जो आपके पास स्टैंडर्ड सेक्शन है बीम के लिए जो आपके अवेलेबल है, बीम सेक्शन जो आपका है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ठीक है, अब देखो नाम में ही समझ में आ गया ना सर, क्या बोल रहा है? फ्लेंज क्या हो गया, अब वाइड हो गया। अच्छा, फ्लेंज वाइड होने से क्या हो गया? फ्लेंज वाइड होने से क्या हो गया? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बढ़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लेंज काफी वाइड हो गया आपका। अब जैसे ही आपका फ्लेंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाइड हो गया तो ऑब्वियसली बात है वाई एक्सिस के अबाउट भी अब आपको काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल रही है। बोलो यार ऐसा नो, समझ रहे हो बात को कि नहीं? अच्छा, दिस इज योर वाइड फ्लेंज, फ्लेंज बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, क्लियर बात? तो ये आपका वाइड फ्लेंज हो गया। दिस इज योर वाइड फ्लेंज। अब जैसे ही फ्लेंज वाइड हो गया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस की तरफ बढ़ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस की तरफ तो ज्यादा था ही है, वाई एक्सिस की तरफ से भी आपका बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब जब बकलिंग स्ट्रेंथ की काफी ज्यादा हो जाती है ऑब्वियसली बात है दिस सेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर कॉलम्स। ये किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? कॉलम के लिए यूज करेंगे, स्टील का कॉलम हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ISMB था इससे पहले, ISMB को कॉलम की तरह यूज करते तो वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो जाता हो आराम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ तो नहीं होता बेंड, बट वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो जाता हो। ठीक है, अब हमने फ्लेंज को वाइड कर दिया, फ्लेंज को वाइड कर दी तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ऑब्वियसली बात है अब जो है वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टीमेटली आपका इंक्रीज हो गया। देखो बात, दिस इज योर वाई वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो हाई है ही है, बट वाई वाई एक्सिस से भी, एक्सिस से दूर देखो जरा, एरिया काफी ज्यादा जा रहा है। बोले यार सुनो, तो वाई वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया। क्लियर है बात? तो अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं इट इज यूज्ड एज कॉलम सेक्शन, यूज्ड एज column section, used as column section, and buckling strength used as column because buckling strength is high. Buckling strength is high, that is moment of inertia about y axis, that is moment of inertia about y axis is relatively more। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका y एक्सिस की तरफ रिलेटिवली आपका क्या हो गया, अब बढ़ गया है। बोलो यार यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा अगर हम टी सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास टी सेक्शंस भी अवेलेबल है अलग से। आपके स्टैंडर्ड टी सेक्शंस भी आते हैं आपके टी सेक्शंस।
टी सेक्शन की बात करें तो दैट इज योर ISHT। कई बार ना आपसे ये डेफिनेशन पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका मतलब क्या होता है। ISHT रेफर्स फॉर, ISW रेफर्स फॉर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ISHT की बात करें तो टी से तो टी सेक्शन हो गया, IS इंडियन स्टैंडर्ड, तो जब टी सेक्शन में H यूज करेगा तो ध्यान रखना इट इज टॉकिंग अबाउट वाइड फ्लेंज। क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन, ये इसकी बात कर रहा है, देखो ध्यान से, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये टी सेक्शन है, फ्लेंज काफी वाइड है, ये टी सेक्शन है, फ्लेंज काफी वाइड है, इसको ISHT बोलते हैं। इसके अलावा ISST, ISST क्या है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड, देखो एस बोल दिया तो लॉन्ग लेग्ड है ये, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन। लॉन्ग लेग का मतलब लेग इसकी लंबी होगी, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन, ठीक है। और जो आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं ISJT, ISJT क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार होता है, ठीक है। बीम में भी आएगा आपका ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, बीम में भी लिख लो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, बीम में भी आएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंगल्स, टी सेक्शन के अलावा आपके पास एंगल्स भी अवेलेबल है, एंगल सेक्शन। अच्छा एंगल सेक्शन की बात करें तो एंगल सेक्शन आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, काफी ज्यादा आपका यूज होता है, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में आप लोग एंगल सेक्शन का काफी ज्यादा यूज करते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम एंगल सेक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली आपका यूज किया जाता है परलिन्स एंड गर्ट्स, एंगल सेक्शन इज यूज्ड एज पर्लिन एंड गर्ट्स, पर्लिन और गर्ट्स के तरह इसको यूज किया जाता है। पर्लिन्स तो अभी भी देखा था हमने क्या होता है, पर्लिन्स बीम सपोर्टिंग रूफ कवरिंग मटेरियल्स, वेयर एज गर्ट्स, गर्ट्स क्या होती हैं आपकी, दिस इज बीम सपोर्टिंग वॉल कवरिंग मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल रूफ में जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रूफ में वॉल भी तो चादर की होती है ना, टीन की होती है, तो उस टीन को सपोर्ट करने के लिए साइड से बीम लगे होंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गर्ड्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गर्ड्स बोलेंगे। अच्छा एंगल सेक्शन की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है इक्वल एंगल, एक होता है अनइक्वल एंगल। एक होता है आपका इक्वल एंगल, इक्वल एंगल इज लाइक दिस, इक्वल एंगल की बात करें तो ये आपका इक्वल एंगल है, ठीक है। इक्वल एंगल की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन फॉर एग्जांपल आपका 150 mm है, ये एग्जांपल ये वाला डायमेंशन भी कितना है आपका 150 mm का डायमेंशन है। थिकनेस कुछ भी ले लो, 10 mm का ले लो या 5 mm का ले लो, ठीक है जी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप लोग, 15 ही ले लो, रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
150 इंटू 150 इंटू 15 ले लिया हमने ना, इसको 15 ले लो, तो ये आपका सेक्शन होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे बोलेंगे आप इसको? अब कैसे बोलते हैं इसको? आपको बोलेगा ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 इंटू 150 इंटू 15। आपको समझ जाना है 150 ये है, ये वाला लेग 150 है, दिस लेग इज ऑल्सो 150, और थिकनेस कितनी है इसकी? 15 mm की। आपको समझ जाना है, समझे बात को? आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि किसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनइक्वल एंगल्स की। अनइक्वल एंगल में क्या होगा? एक लेग का जो डायमेंशन होगा वो अलग होगा, दूसरे लेग का डायमेंशन अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज योर अनइक्वल एंगल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका अनइक्वल एंगल हो जाएगा। कैसे बोलेगा? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 200 इंटू 100 इंटू 15। तो समझना है आपको, ये अनइक्वल एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो यार, एंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है। एंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है, दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा एंगल? बल्ब एंगल। बल्ब एंगल क्या होता है? देखो ध्यान से, दिस इज योर इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। इस तरीके से आपका यहां पे बल्ब बना होगा, इस तरीके से यहां पे आपका बल्ब बना होगा, ठीक है जी। अब देखो यार, ये बल्ब बनने से फायदा क्या हुआ? बल्ब बनने से फायदा क्या हुआ? देखो ध्यान से, बल्ब बनाने से फायदा ये हुआ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्स एक्सिस के अबाउट, ये क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे? बल्ब बनाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट का बढ़ गया। कैसे? देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात तो हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो एक्स एक्स डैश है इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, एंड देन फिर क्या करेंगे हम लोग? एरिया इंटू एच स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर ट्रांसफर फार्मूला। मतलब मेरे को इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, इसके पैरेलल में एक आपके पास एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है हमारे को? ऑब्वियसली बात है, एरिया इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया, यही तो होता है कि नहीं होता है? उसके साथ क्या करना है? ओबीसी बात है, जो आपके पास नोन एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हो। यस और नो बोलो यार, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टाइम 4:30 हो गए, मेरे को लगा 3:30 ही हो रहे हैं, इसलिए मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूं कब से। चलो देखो यार, समझ लो बात। तो बल्ब एंगल, एंगल में बल्ब प्रोवाइड करने से क्या मिल गया आपको? एंगल में बल्ब प्रोवाइड करने से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से क्या फायदा हुआ? ऑब्वियसली बात है, एक्स एक्सिस के अबाउट आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिल गया। एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रेंथ ज्यादा मिल गया तो फॉर एग्जांपल मान लो इस सेक्शन को ऐसे ले जाओ, इसके ऊपर ऐसे लोड लगाओ तो लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसका कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ गया? इसका फ्लेक्सुरल। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, बेंडिंग में स्ट्रेंथ बढ़ गया इसका। और ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हम लोग जो है, जब हम लोग शिप डिजाइन या शिप बिल्डिंग करते हैं वहां पे आपका काफी यूज होता है, बल्ब एंगल वाला सेक्शन। पूछा जाता है ये बल्ब एंगल वाला सेक्शन कहां पे कौन से डिजाइन में यूज किया जाएगा, तो देखो नोट पॉइंट करके नीचे, नोट पॉइंट करके लिखो।
bulb in bulb angle increases the flexural strength. Bulb in bulb angle increases the flexural strength. Bulb in bulb angle increases the flexural strength. Flexural strength ब्रैकेट में लिखना stiffness. Flexural stiffness ये बढ़ाएगा. Flexural stiffness of angle. Full stop. It is used in ship building. It is used in ship building. किसमें यूज होता है? आपके शिप बिल्डिंग में ही आपका यूज हो जाता है. ठीक है, तो ये आपके कुछ सेक्शंस थे. इसके अलावा चैनल सेक्शंस. टी सेक्शन बात किया हमने. टी सेक्शन के बाद एंगल सेक्शन बात किया. बीम सेक्शन हमने बात किया. अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? चैनल सेक्शन के बारे. चैनल सेक्शन. तो इंडियन स्टैंडर्ड जो चैनल सेक्शन है, दैट इज योर ISSC इसको बोला जाता है, स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल. डायमेंशन कितनी होती है इसकी? 90 mm एंड 300 mm. ठीक है, तो इसका भी क्या होता है? इसका भी जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है? ISSC 300. वेट इसका सेम रहता है 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर. ये इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन है. ठीक है जी. कहां पे यूज किया जाता है चैनल सेक्शन? चैनल सेक्शन कहां पे यूज किया जाता है? ये आपका जो बिल्टअप कॉलम्स है, बिल्टअप कॉलम्स में आपका यूज किया जाता है चैनल सेक्शन. इसके अलावा आपका जो परलिन्स है वहां पर भी चैनल सेक्शन यूज किया जाता है. तो यूज्ड इन परलिन्स एंड बिल्टअप कॉलम्स. यूज्ड इन परलिन्स एंड बिल्टअप कॉलम्स. इन परलिन्स एंड बिल्टअप कॉलम्स. तो परलिन्स और बिल्टअप कॉलम्स में हम लोग चैनल सेक्शन को यूज करते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपके फ्लैट्स भी आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स की, तो ये आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपका बोल रहा है कि 50 ISF8 ये आपका फ्लैट का डायमेंशन है. 50 ISF8 आपका फ्लैट का डायमेंशन है. आप देखो यार, ये 50 क्या बता रहा है आपका? विड्थ. दिस इज ओवरऑल विड्थ. और ये क्या बता रहा है? थिकनेस. तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर सीधे ये बता रहा है तो स्टेटमेंट में नहीं बोलेगा कि विड्थ इतना है थिकनेस इतना है. आपको पता होना चाहिए विड्थ क्या है थिकनेस क्या है. जब डिजाइन करेंगे वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा उसको, जब हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है जी. अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट आपका यूज कहां पे होता है? फ्लैट्स आपका लेसिंग मेंबर में यूज होता है, स्टिफनर्स में यूज होता है. फ्लैट्स कैन बी यूज एज स्टिफनर्स एंड लेसिंग मेंबर्स. ठीक है, तो स्टिफनर्स और लेसिंग मेंबर्स में यूज होता है. यूज्ड एज स्टिफनर्स एंड लेसिंग मेंबर्स. देखो ये सारी बातें ना हम लोग करेंगे आगे. अब परेशान मत होना कि सर स्टिफनर क्या होता है, लेसिंग मेंबर क्या होता है. ठीक है ना, ये सारा एक एक चीज डिजाइन करना सीखना है हमारे को. परेशान होने वाली बात नहीं है. ठीक है, लेसिंग मेंबर तो आपके पास क्या है? आपका कंप्रेशन मेंबर. कंप्रेशन मेंबर में हम लोग लेसिंग करते हैं. ठीक है, तो स्टिफनर्स भी कहीं ना कहीं आपके पास जो लेटरल बकलिंग है उससे हम लोग प्रिवेंट करने के लिए स्टिफनर्स यूज करते हैं बीम के अंदर. ठीक है, ये हो गया स्टिफनर्स. इसके अलावा आप लोग यूज करते हैं ISPL, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स. इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है ISSH, इंडियन स्टैंडर्ड शीट्स. इंडियन स्टैंडर्ड शीट.
ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स, ठीक है। इसरो हमारे लिए, स्टील के लिए इसरो अलग है। इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ISSQ इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स है, ये आपके बालकनी ग्रिल्स में यूज होता है। जो बालकनी की जो ग्रिल है, इसमें जो यूज हो रहा है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स। बोलो बात क्लियर है, सुनो। तो ये आपके स्टैंडर्ड सेक्शंस है जो आपको अवेलेबल होती हैं। दीज आर दी स्टैंडर्ड सेक्शंस दैट इज अवेलेबल फॉर अस, ठीक है जी। चलो तो चलो यार, ब्रेक ले लेते हैं, अभी के लिए इतना काफी है। ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग जो है हाइड्रोलॉजी शुरू करना है ना हमारे को, हाइड्रोलॉजी शुरू करते हैं फिर।